नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन है। जेपी नड्डा ने कार्यालय और विभागों के साथ बैठक की है। जेपी नड्डा ने अच्छी कार्यशैली रखने का सभी को निर्देश दिया, संदेश दिया और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक में जो भी बात हुई उसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया है, दूसरे दलों जैसे काम ना करें, दूसरे दलों को नकार कर लोगों ने हमें समर्थन दिया है। तो बता दें आपको, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे के लिए उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। देशव्यापी यात्रा पर वो हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड से की और 4 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का, और उस दौरे का आज तीसरा दिन। और तीसरे दिन में जेपी नड्डा ने कार्यालय और विभागों के साथ बैठक की। जेपी नड्डा ने अच्छी कार्यशैली रखने का सभी को निर्देश दिया और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक में जो भी बात हुई उस बात को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश दिया है, दूसरे दलों जैसे काम बिल्कुल ना करें, दूसरे दलों को नकार कर लोगों ने हमें समर्थन दिया है तो अपनी कार्यशैली पर भी ध्यान दें। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के, और आज उनके दौरे का तीसरा दिन, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष के उत्तराखंड ने तीसरे दौरे के दिन भी बैठकें ली। जेपी नड्डा ने कार्यालय और विभागों के साथ ये बैठक की। फहीम तना, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब फहीम, जेपी नड्डा के दौरे का आज तीसरा दिन है और अच्छी कार्यशैली का जेपी नड्डा ने संदेश दिया है और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बैठक में जो भी बात हुई उसको लेकर जानकारी भी दी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बैठक में किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या चर्चा हुई? देखिए, अभी जो बैठक खत्म हुई है नड्डा की, ये पार्टी संगठन के विभागों और कार्यालय से संबंधित बैठक थी। और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें सिस्टम चलता है, वो सिस्टम है जो विभाग बनाना। और ये विभाग ऋतु ऐसा है कि जो संगठन के समितियां हैं उसके अलग कार्यालयों की अपने समितियां होती हैं। उसमें जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो कार्यालय की एक समिति होती है, व्यवस्था की समिति होती है, साज सज्जा की समिति होती है, आपदा प्रबंधन का एक विभाग होता है कि अगर कहीं ऐसी जरूरत होती है तो वॉलंटियर्स होते हैं बीजेपी के, वो उसमें बचाव राहत कार्य और मदद का काम करते हैं। सोशल वर्क के तौर पर काम करते हैं, लेकिन पार्टी के सक्रिय सदस्य होते हैं। ऐसे अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 28 विभाग हैं जो कार्यालय से संबंधित, और मुख्यालय और दूसरे जो कार्यालय जिला और महानगर कार्यालय ये बने हुए हैं। तो ये एक बड़ा संगठन बन जाता है, इस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और उसकी अलग से आज ये बैठक हुई है। इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे नड्डा के साथ। लिहाजा जो संदेश की बात है वो सीधे तौर पर कहा है कि देखिए, दूसरे दलों की तरह से काम नहीं करना है। दूसरे दलों से जनता नाखुश है, उनकी कार्यशैली से नाखुश रही, इसीलिए बीजेपी को बहुमत दिया गया है, बीजेपी पर भरोसा किया है और ये भरोसा आगे कायम रहना चाहिए। और जो विभागों के कामकाज हैं, कार्यालय के जो कामकाज हैं, तो राष्ट्रीय कार्यालय और राज्य विभागों के समन्वय से काम होते रहे। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरा, भी बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय बन रहा है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, निर्माण कार्यों को लेकर के कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ होती रहे, इस पर भी कार्यकर्ता नजर रखें। ये इस तरीके के संदेश दिए हैं। तो ये अगर हम इस बैठक को देखते हैं ऋतु, तो बहुत साफ तौर पर ये बात कह सकते हैं कि पार्टी में नड्डा बहुत बारीकी के साथ रणनीतिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी इसको लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये सब ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं बीजेपी के मंच पर कि बैठक के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरीके से हो रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रहा है पार्टी कार्यकर्ता के नजरिए से भी, चुनावी रणनीति के नजरिए से भी, और जनता के दिल में बैठने जगह बनाने को लेकर के जिस तरीके से बात कही जा रही है वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। बिल्कुल फहीम, ये तो पहली बैठक हो गई, लेकिन आज भी उनके तीसरे दिन, दौरे के तीसरे दिन भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। क्या आगे की क्या कार्यक्रम है? अब किसके साथ बैठक होगी उनकी?
देखिए, बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बूथ समिति के साथ अभी बैठक है, जो अभी 2 बजे के बाद शुरू होनी है। और उसके बाद जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनके साथ वर्चुअल एक मीटिंग होनी है, जिसमें यहाँ जो देहरादून में पदाधिकारी मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में, उनके साथ उनके अलावा जो जिलों के जो प्रदेश भर से जुड़ेंगे, वो वर्चुअल जुड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा आयोजन है, क्योंकि प्रदेश भर से यहाँ पदाधिकारी सब नहीं इकट्ठे हो सकते थे, इसलिए अलग-अलग सेगमेंट में बाँटकर और उनका स्वरूप बदल करके बैठकें होंगी। और सब में एक बात और नड्डा के इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है इस दौरे में कि बहुत साफ तौर पर ये संदेश दिया जा रहा है कि दूसरे दलों को लेकर के उनकी कार्यशैली से अलग होना है। और ये बात भी कही बहुत गंभीरता के साथ में कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी दल हैं, वो अलग-अलग वैचारिक मतभेद होने के बावजूद, अलग-अलग विचारों के होने के बावजूद भी एक मंच पर हराने की कोशिश में आ सकते हैं। तो लिहाजा अपने आप को मजबूत करना है और ज्यादा मजबूत करना है, और मैं से हट करके हम की भावना के साथ आगे बढ़ना। इस तरह के संदेश तो मुख्य तौर पर है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को परिलक्षित करता है ऋतु कि आने वाले दिनों में बीजेपी की मजबूती के लिए और बहुमत उस तरीके से मिले, उससे कहीं ज्यादा मिले, इसको फोकस में रख करके काम किया जाए। बिल्कुल फ़हीम, और जिस तरीके से आगे आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, चाहे उत्तराखंड की बात ले लो या फिर अन्य राज्यों की बात ले लो, 2021 से लेकर 2022 तक, और राष्ट्रव्यापी यात्रा पर है जेपी नड्डा, तो चुनावी तैयारियों को लेकर ये एक तरह से प्लेटफॉर्म की तैयारी, किस तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार करना है चुनावों को लेकर, ये उसकी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि अभी जितने भी चुनाव रहे हैं, बीजेपी ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, छोटे से चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक, और शायद उसी मेहनत का नतीजा है कि बीजेपी को जीत मिली है चुनावों में। अब ऐसे में जो आगे चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ पर साधने की कोशिश, जिसकी शुरुआत शायद उत्तराखंड से हुई, और 2022 के चुनावों को लेकर ये तैयारी समझाने की कोशिश कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, विभागों के साथ बैठक, ये सब उसी का नतीजा है। बिल्कुल, ये उसी तैयारी की तरफ कदम है या शुरुआत है, इसको कह सकते हैं। क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर संगठन की बात करते हैं तो वो तैयारी काफी समय से चल रही है, और बीजेपी साफ तौर पर इस बात को कहती है कि चुनाव आने के समय हमारी कोई तैयारी नहीं होती, बल्कि हम हर समय चुनाव के मोड में रहते हैं। यानी जो कार्यक्रम है पार्टी के, वो चलते रहते हैं। और इसीलिए जो नड्डा के अगर संदेश की बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर यह भी कहा कि देखिए, प्रखर राष्ट्रवाद के रास्ते पर हमको चलना है, और क्योंकि सभी विपक्षी दल एक होंगे, तमाम तरह के हथकंडे या तमाम तरह के जो पार्टी के खिलाफ एजेंडे होते हैं, वो भी आ सकते हैं विपक्षी पार्टियों के, लेकिन हमको एक रहना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। एक प्रखर राष्ट्रवाद की एक बात उन्होंने कही है, जिसको लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये चुनावी तैयारियों के मद्देनजर है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चल रही हैं तैयारियां, और हर स्तर पर और हर वर्ग को हर तरीके से छूने की कोशिश है और अपना संदेश देने की कोशिश है, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में उस तरीके का लाभ भी मिल सकता है। लेकिन हालांकि अभी दूर की कौड़ी है, अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन जिस तरीके की बीजेपी की तैयारियां हैं, वो तैयारियां काफी अपने आप में मजबूत हैं, और वो तैयारियां बताती हैं कि बीजेपी किसी भी चुनाव को, हमने देखा कि अभी इस दौरे में जो हैदराबाद में नगर निगम में जीत मिली है, जो बढ़त मिली है, बहुत दूसरे पायदान पर खड़ी है बीजेपी, तो बड़ी बढ़त है वहाँ। फिर बिहार के चुनाव को लेकर के भी जिक्र हुआ है, नड्डा ने खुद वहाँ की जीत का भी यहाँ जिक्र किया है और रणनीति का जिक्र किया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर इंगित करती हैं कि चाहे भले ही 70 सीटों का उत्तराखंड है, लेकिन देवभूमि है, और उत्तराखंड पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो लिहाजा इस राज्य को, भले ही 70 सीट का छोटा राज्य है संख्या बल के हिसाब से, लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण राज्य है, देवभूमि है, और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ से महत्वपूर्ण एक संदेश दे करके इसीलिए पूरे देश भर की शुरुआत, अभियान की शुरुआत यहाँ से होगी। बिल्कुल फ़हीम, भले ही 70 सीटों का ये राज्य है जैसा कि आपने बताया, लेकिन वही वाली बात, आप भी ये बात कहते हैं कि बीजेपी के पास होने के लिए है, भले ही विपक्ष के पास होने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए है। तो बीजेपी के लिए भी ये जरूरी है कि वो जिस तरह से सत्ता पर काबिज है, और अगर वो आगे भी सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, तो उसके लिए मेहनत तो अभी से करनी ही होगी। बिल्कुल, देखिए, मेहनत कर भी रही है बीजेपी, क्योंकि दावों के अनुरूप दावों को सच में बदलना है, तो ये चुनौती तो है बीजेपी के ऊपर। लेकिन वो जनता, अभी चुनाव के वक्त तक क्या माहौल बनेगा और जनता किस तरीके से सरकार के कामकाज का आकलन करती है, क्योंकि सरकार के राज्य स्तर पर चुनाव में सरकार के कामकाज का आकलन होता है चुनाव में, तो ऐसे में वो क्या समीकरण बनते हैं, वो अलग बात होगी। जनता कितना बीजेपी की बात को समझेगी, वो एक अलग बात होगी। क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी उस पर हावी होंगे, वो एक अलग बात होगी। लेकिन जो 57 का बहुमत अभी है, और इससे आगे बढ़कर 65 का
बहुमत हासिल करने के जो दावे हैं बीजेपी के, तो बीजेपी उसकी तैयारी करके चल रही है, ये दिख रहा है। वो कितना प्रभावशाली होगी, कितना असर करेगी, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तैयारी बीजेपी की अपनी बूथ लेवल से लेकर के, ये बड़ी बात होती है, बूथ समिति से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक है, तो अपना में महत्वपूर्ण है। यानी तैयारियों को लेकर के बीजेपी अपने दावे के अनुरूप काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए फ़हीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से खबर है, जहां पर बैठक के बाद न्यूज़ वन इंडिया से बोले मंत्री सतपाल महाराज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रणनीतिक संदेश दिया है। नड्डा ने नसीहत दी है कि मैं को कम करके हम की ताकत बढ़ानी है। पार्टी नेताओं को प्रखर राष्ट्रवाद पर चलने का नड्डा ने संदेश दिया है। नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि सारा विपक्ष भी एक हो सकता है, इसलिए पार्टी की मजबूती के लिए हम की ताकत को बढ़ाना होगा, यानी कि मैं से बढ़कर आगे बढ़ना होगा, मैं को छोड़कर हम से पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारे खिलाफ विपक्ष एकजुट हो सकता है और अगर उसके खिलाफ आपको खड़ा होना है तो उसके लिए पार्टी को मजबूत करके ताकत को बढ़ाना होगा। तो बैठक के बाद न्यूज़ वन इंडिया से रूबरू होते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मंत्री सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं, वो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। नड्डा जी के साथ बैठक हुई है, क्या कुछ बिंदुओं पे चर्चा? नड्डा जी ने अपने अनुभव बताए और हमारे को आगे बताया कैसे हम जनता से रिपोर्ट करेंगे और कैसे जनता के बीच में हमें जाना है। उन्होंने कहा भाई मैं को कम करो और हम की ताकत को बढ़ाओ, हमने सब मिल करके जो है पार्टी को विजयश्री दिलानी है। तो नड्डा जी ने अपने संस्मरण जो उन्होंने बिहार में किए उसके बारे में बहुत अच्छा बताया और ये भी बताया कि सारी जो और अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे उनके मत अलग अलग हों, वो भी एक हो जाएंगी हमको हराने के लिए। इसलिए प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर हमें चलना है और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ राज्य में कितनी बड़ी चुनौती मान करके चली जा रही है? कुछ बात हुई कि चुनाव सर पर है, अगले साल चुनाव होने हैं, उसकी रणनीति को लेकर कोई बात नहीं? अभी तो रणनीति तो अभी सामने आएगी, क्योंकि अभी तो पहला सेशन हुआ है। इसके बाद नड्डा जी जो हैं हमारे बूथ कमेटी, मंडल कमेटी सबसे मिलने वाले हैं। रणनीति तो सामने आएगी, पर नड्डा जी आज पहला सेशन जो रहा बहुत ही उनका प्रेरणादायक रहा और बहुत से लोगों को इससे प्रेरणा प्राप्त हुई। सरकार के कामकाज को लेकर के और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई बात हुई? उसकी बात आएगी, बाद में बात आएगी। अभी तो केवल पहला सेशन था ये। तो आप लोगों से फीडबैक लिया, कुछ पूछा? अभी कुछ नहीं पूछा, अभी तो उनका ही संबोधन था। इसके बाद फीडबैक लाएंगे तो उनको हम बताएंगे। इस दौरे से कितनी उम्मीदें आप मान के चल रहे हैं? पहला उत्तराखंड से शुरुआत कर रहे हैं और चुनाव उत्तराखंड में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और मैं समझता हूँ कि ये क्षमता भी दर्शाएगा, क्योंकि अध्यक्ष जी जो हैं अब अपनी शक्ति को दिखाएंगे और निश्चित रूप में अपनी प्रखरता को दिखाएंगे और क्या उनका विश्लेषण करने का क्षमता होगी। तो ये बहुत आवश्यक है और बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और देवभूमि से उन्होंने शुरू किया है। ये दर्शाता है कि उनके मैप में देवभूमि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमसे बात करने के धन्यवाद। ये थे मंत्री सतपाल महाराज जी, पर्यटन मंत्री। कहते हैं कि प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर के एक संदेश दिया है जेपी नड्डा ने, जो पहले सेशन की बैठक हुई है और काफ़ी उम्मीद इस दौरे से उनको लग रही है। हालांकि अभी रणनीति को लेकर के आगे बात होगी। अपने सहयोगी फैजी के साथ में फ़हीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। रुक करेंगे खबरों की ओर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला का दौरा किया। पहाड़ी गांव धारकोट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, तो बता दें कि कार्यक्रम में हरीश रावत ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। तो सर्दी से बचाव के लिए ग्रामीणों को कंबल भी वितरित किए। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर तंज भी कसा। विधानसभा में ही सड़क स्वास्थ्य के लिए जनता परेशान है और सरकार की हालत खराब है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है, तो समस्याओं का निदान न होने पर उपवास भी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि डोईवाला पहुंचे। डोईवाला के दौरे पर पहुंचे तो पहाड़ी गांव धारकोट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी की। सामूहिक क्षेत्रीय समस्याओं पर उन्होंने मीटिंग बुलाई है, भोज कम मीटिंग जो है, जिसमें हम जो इस क्षेत्र की बातें हैं, खासियतें हैं, यहाँ की परंपराएं हैं, उन पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने सम्मान स्वरूप लोगों को सॉल्व भेंट की। भाजपा को उत्साहित होना ही चाहिए। यदि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, अच्छी बात है, मगर हम अपेक्षा करते हैं कि हरिद्वार के कुंभ के लिए कुछ पैसा तो दिलवाएं।
इस राज्य को कुछ पैसा दिलवाए। हालत ख़राब हो गई है, विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी चरम की तरफ बढ़ रही है और भ्रष्टाचार। महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला पहुंचे दौरे में, और क्या कुछ किस किस कार्यक्रम में वो शामिल हुए और उन्होंने क्या कुछ कहा दौरे के दौरान, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ गांव धारकोट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से जब ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत कराया तो वो अचंभित भी दिखे कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही जब इतनी समस्या को अंबारे तो प्रदेश का क्या हाल होगा। तो इस समस्याओं के जल्द निदान न होने को लेकर उन्होंने उपवास करने तक की बात कही। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीणों को ये भी कहा कि जो आपके घरेलू उत्पाद हैं उनको आप बढ़ावा दें, उसकी मार्केटिंग करें, जिससे कि आपको उससे फायदा भी हो और लोगों को पौष्टिक आहार भी मिल सके। साथ ही आगे उन्होंने कांग्रेस को समर्थन करने की भी ग्रामीणों से अपील की है। जी ठीक महेंद्र, साथ ही आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कितनी देर का उनका दौरा रहा, अभी भी डोईवाला में है या फिर कुछ दिवसीय दौरा है या एक दिवसीय दौरा है? देखिए, एक जनसभा का कार्यक्रम था, ये 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम ये चला है। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो गए हैं। ठीक महेंद्र, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि समस्याओं का निदान अगर नहीं होगा तो उपवास करेंगे, इस बारे में कोई जानकारी? जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर वर्तमान मुख्यमंत्री के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़े तो एक बड़ी। नहीं, विरोध किस चीज को लेकर, कौन सी समस्याएं? जी देखिए, एक तो मुख्य रूप से जो ग्रामीणों ने उनको अवगत कराया है वो स्वास्थ्य सेवाएं की, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जो मुख्य सड़क मार्ग है वो काफी खस्ता हाल है, जिस कारण ग्रामीणों को अपने इलाज के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत ही खस्ता हाल मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। महेंद्र, क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी डोईवाला के दौरे पर रहते हैं, कई बार आते जाते रहते हैं, साथ ही ग्रामीणों से संवाद भी करते हैं, तो क्या उस दौरान उनकी समस्याएं सुनी नहीं जाती? क्या वाकई ऐसी हालत है जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही? जी देखिए, कल हमने भी उस सड़क मार्ग से हमने उस कार्यक्रम के लिए गए, काफी खस्ता हाल सड़क मार्ग है। उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वह सड़क जल्दी स्वीकृत भी होने वाली है, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी अब ग्रामीणों का धैर्य भी जवाब दे रहा है, तो इसलिए ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री के सामने इस समस्या को उठाया है। नहीं तो फिर अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अक्सर डोईवाला के दौरे पर रहते हैं और कई कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनका ध्यान इन समस्याओं की तरफ आखिर क्यों नहीं गया? मतलब किसकी गलती? फिर अधिकारियों की गलती, प्रशासनिक अधिकारियों की गलती? कमी कहाँ पर है? और अगर वाकई कमी है तो फिर इसको लेकर क्या कुछ शिकायत की गई है या फिर वर्बली जब भी कोई आया तभी ये बात बताई गई है? साफ तौर पर इस पर अधिकारियों की साफ साफ कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश देखना होता है, वो अपनी विधानसभा में ज्यादा समय नहीं देख पाते हैं। इसमें हम साफ तौर से अधिकारियों की कमी बताएंगे कि या तो वो मुख्यमंत्री के सामने सही चीज बता नहीं पा रहे हैं, और या अगर सड़क स्वीकृत हो गई है तो उसको लंबा लटका को उकसाने का काम अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। काशीपुर से खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी पोषाहार में कीड़े निकलने पर हंगामा बचा। नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। सीडीपीओ ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कुंडा थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र का ये पूरा मामला है। तो बता दें आपको, काशीपुर से खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी पोषाहार में कीड़े निकले, जिसके बाद हंगामा मचा। तो नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि जो आंगनबाड़ी से पोषाहार मिला उसमें कीड़े निकले, जिसकी वजह से काफी नाराजगी देखी गई और नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। सीडीपीओ ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। कुंडा थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है। तो पोषाहार से जो खाद्य सामग्री मिलती है उसमें कीड़े थे, जिसके बाद जवाब मांगने के लिए गर्भवती महिलाएं और नौनिहाल पहुंचे, जमकर हंगामा काटा, शिकायत की। तो सीडीपीओ ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। कुंडा थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है। अभी आके देख रही हूँ, लेकिन कल नहीं पहुंच पाई, आज ही देख रही हूँ। ये अभी क्या क्या पाया गया आपके द्वारा यहाँ मौके पर? वैसे और सामान तो ठीक ही लग रहा है। ये जो शिकायत ये महिलाओं की है कि इसमें सड़ा हुआ है, गुना हुआ है,
आप क्या देख रहे हो, सरा हुआ देख रहे हो या कैसे देख रहे हो आप? आप क्या देख रहे हैं? मैंने तो ये सामान और सामान तो ठीक ही दिख रहे हैं इसमें। यहाँ पर महिलाओं की शिकायत है कि कार्ड लेकर वो घूम रही है, उनको पूरा सामान ही नहीं दिया जा रहा है गुरुद्वारा का। ये तो सारा सामान इसके अंदर रख जाते हैं, लेकिन ये ताला पर। हमारा नाम वीरबाला चौधरी है सर। अच्छा, कहाँ, ये कौन से क्षेत्र का मामला है? ये वैसे तो जसपुरा, लेकिन लालपुर कॉलोनी है, सुल्तानगढ़ फार्म। अच्छा, क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये सामान हर बार जब भी देती, जब सड़ा हुआ सामान देती है। क्या सामान देती है? ये महिला जो प्रेग्नेंट है, लेडीज, 2 बहुएं प्रेग्नेंट है मेरी, दोनों का सामान ले। पिछली बार भी ऐसा ही था। कौन देती है? ये आंगनवाड़ी है, बिमला नाम है इनका। अच्छा, बिमला नहीं, पूनम, अच्छा। पूनम नाम है इनका। और इनसे कही आकर मगर नंबर दो, जो साम वापिस दिखाया है तो उल्टी हमसे लड़ रही है ये। क्या दिक्कत है उसमें? आप देख लीजिए, सड़ा पड़ा सारा सामान, सारी में बिल्कुल, गुड़ में भी उसमें बेकार है, और जो बड़ी नहीं है बढ़िया, उसमें भी फुई लगी पड़ी है, काली बिल्कुल। ये बढ़िया ऐसी होती है क्या? चने में क्या स्थिति है? चने बिल्कुल आटा हो रखा, गुने हुए सारे में छेद हो रखे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आज साप्ताहिक बंदी। राज्य में रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध रहेगा। सैलून और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर निकायों को सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में आज साप्ताहिक बंदी रहेगी और इसके साथ ही राज्य में रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन सैलून और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी साप्ताहिक बंदी के दौरान भी। तो नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नगर निकायों को सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। फहीम तना, रेजिडेंटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, साप्ताहिक बंदी उत्तराखंड में आज, और जिसके तहत आपसे जानना चाहेंगे कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, तो साप्ताहिक बंदी हर शहर में बाजार की होती है, लेकिन देखने में ये आता है कि साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं होता। बाजार सामान्यतः बाकी दिनों की तरह खुलते हैं, लेकिन कोरोना काल में साप्ताहिक बंदी को लेकर के लॉकडाउन तो चूंकि नहीं हो सकता है, लेकिन कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं देहरादून में काफी, इसलिए पिछले हफ्ते से ये लागू किया गया था कि साप्ताहिक बंदी जो रविवार है और जो जैसे ऋषिकेश में दूसरा दिन है, विकासनगर में दूसरा दिन है, तो सप्ताह में 2 दिन जहां पर साप्ताहिक बंदी का है वो साप्ताहिक बंदी रहेगी। और बहुत देहरादून में इसको बहुत सख्ती के साथ लागू किया गया है। जिस तरीके से बंदी के दौरान अक्सर देखा गया है कि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वही अलाउ होती है, लेकिन इस बार सैलून और मिठाई वगैरह की दुकानें खुलने के निर्देश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते ये निर्देश नहीं थे जब सख्ती लागू की गई थी, लेकिन आज इसमें कुछ ढिलाई दी गई है, क्योंकि कुछ शिकायत लोगों लेकर के आए थे प्रशासन के पास कि उनकी मिठाइयाँ खराब हो रही हैं, जिनकी लिमिट होती है 24 घंटे 36 घंटे की। तो अगर ऐसे में दुकान बंद हो जाती है तो खराब हो जाती है जो डेयरी प्रोडक्ट है। तो लिहाजा एक तो ये समस्या थी, और दूसरा जो दवाइयों की दुकान खुली है, मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसमें जो कुछ चीजें रखी गई हैं, लेकिन सलून को खोला गया है। हालांकि सलून के कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन सलून को भी आज खोलने की अनुमति दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए फहीम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।